जय हिंद दोस्तों, ट्रैवलर्स अड्डा के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको हम्पी टूर प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे हम्पी कैसे पहुंचना है, हम्पी में खाने पीने, होटल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा के साथ साथ हम्पी में घूमने की जगह और ट्रिप प्लान के साथ वहां होने वाले सभी खर्चों से संबंधित जुड़ी जानकारी। अगर आप हम्पी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम्पी ट्रेवल का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, हम्पी जब हम इस नाम को सुनते हैं तो पहले हमारे दिमाग में जो एक इमेज आता है वो है एक जगह जहां शानदार मंदिरों और इमारतों के साथ साथ एक विश्व विरासत स्थल है। हाँ दोस्तों, हम्पी एक ऐसी जगह है जो भारत के इतिहास को प्रदर्शित करता है। 14वीं सेंचुरी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध राजधानी था। उस समय यह एक समृद्ध और महान नगरी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। वर्तमान समय में ये भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है जहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं इसके ऐतिहासिक स्थलों और विरासतों को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस तरह के वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन तक जाती रहे। तो सबसे पहले वीडियो में जानते हैं हम्पी कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, हम्पी पहुंचने के हमारे पास 3 बड़े ऑप्शन हैं, जो कि पहले होते हैं बाय फ्लाइट। दोस्तों, हम्पी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से आप ट्रेन के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं और वहां से ऑटो द्वारा हम्पी पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो बेंगलुरु से डायरेक्ट बस या टैक्सी लेकर भी हम्पी पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है ट्रेन। दोस्तों, हम्पी का नजदीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल स्टेशन है। हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन से आप ऑटो के माध्यम से हम्पी पहुंच सकते हैं। तीसरे ऑप्शन है बाय रोड। दोस्तों, हम्पी जाने के लिए आपको बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा और अन्य शहरों से भी आपको डायरेक्ट बस की सुविधाएं मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके शहर से हम्पी के लिए कोई डायरेक्ट सुविधा ना मिले, आप अपने शहर से बेंगलोर, मुंबई या फिर गोवा के लिए बस पकड़ सकते हैं और वहां से दूसरी बस पकड़ के हम्पी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप हम्पी पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आप रहने की व्यवस्थाएं कर लें। हम्पी में 3 सबसे अच्छी जगह है जहां आप ठहर सकते हैं। हम्पी में हर तरह के यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था उपलब्ध है। अगर आप लग्जरी होटल की तलाश में हैं तो यहाँ पर सीमित विकल्प उपलब्ध है, लेकिन ये भारत के अन्य होटल या रिसोर्ट के स्टैंडर्ड से थोड़े से कुछ कम होते हैं, लेकिन काफी सुविधाजनक है। मेरा सुझाव है, अगर आप लग्जरी होटल की तलाश में हैं तो एलकरी विलेज में एक इनोल बैक हम्पी और हेरिटेज रिसोर्ट हम्पी एक विकल्प है यहाँ रहने के लिए। ये रिसोर्ट हम्पी के प्रमुख पर्यटन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आपको घूमने के लिए एक वाहन की जरूरत होगी। अगर आप मध्यम बजट में हैं तो आप ASI म्यूजियम के पास स्थित होटल क्लार्क इन में रुक सकते हैं। कम बजट वाले लोगों के लिए बाजार में गोपी गेस्ट हाउस और रॉकी गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। और अगर आप हिप्पी आइसलैंड में रुकना चाहते हैं तो किष्किंधा हेरिटेज रिसोर्ट एक अच्छा मध्यम बजट वाला विकल्प है। अगर आपके बजट कम है तो आप नवीरा गेस्ट हाउस और मोगली गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, हो गई अब यहाँ रहने की बातें। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ हमारे खाने पीने की किस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो दोस्तों, हम्पी के बाजार साइड में आपको केवल शाकाहारी खाना ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ कई मंदिर हैं। यहाँ आपको भारतीय, इटालियन, चाइनीज खाने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ पे सबसे जो फेमस है वो है मैंगो ट्री बाजार, सबसे लोकप्रिय और मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट। दूसरे प्रसिद्ध स्थल भी हैं जैसे फनी मंकी, सुरेश रेस्टोरेंट और मूनलाइट। साथ ही दक्षिण भारतीय नाश्तों के लिए आप छोटा सा स्ट्रीट का भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर खाना स्थानीय महिलाओं द्वारा छोटी से किए घर से चलाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ नाश्ता और शाम के समय स्नैक्स मिलता है। हिप्पी आइसलैंड पर भी आपको शाकाहारी खाना के साथ साथ मांसाहारी खाने भी मिलेंगे। हिप्पी आइसलैंड में सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट लाफिंग बुद्धा है और भी अच्छे स्थल है जैसे गोपीनाथ आइसलैंड, जर्मन बेकरी, शांति गेस्ट हाउस और हम्पी रिसोर्ट। यहाँ भी आपको अच्छे खाने मिलेंगे। तो हम्पी में खाने पीने की चीजें ज्यादा महंगी ना होने की वजह से यहाँ आप एक दिन में खाने पीने का लगभग खर्चा आपको 500 से 600 हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम्पी में हमें यात्रा कब करना चाहिए। दोस्तों, हम्पी अक्टूबर से मार्च के ठंडे महीने के दौरान सबसे अच्छा समय होता है। यह पीक टूरिस्ट सीजन है, इसलिए एडवांस बुकिंग करने की मैं आपको सलाह दूंगा। मार्च के बाद से हम्पी में असहनीय गर्मी पर जुलाई में सितंबर तक इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है और कई स्मारक और खंडहर दुर्गम हो जाते हैं। तो मैं आपको जो सजेशन दूंगा वो अक्टूबर और फरवरी में यात्रा करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मौसम ठंडा होने लगता है और इस समय यात्रा का ऑफ पीक सीजन होता है। इसका मतलब कम यात्री यहाँ होते हैं। लंबी छुट्टियों से बचकर हैं, क्योंकि उस समय बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद से ज्यादा लोग यहाँ छुट्टी मनाने आते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमें कैसे कैसे घूमना है। तो दोस्तों, हम्पी में पहले दिन आप पैदल घूमकर कुछ प्रसिद्ध स्थल को देखेंगे, जो मंदिरों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्राकृतिक स्थल और सूर्यास्त देखने के लिए एक सुंदर स्थल को शामिल करते हैं। सभी स्थल आमतौर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहती है, इसलिए 3 घंटों के आसपास हम ट्रैवल करेंगे। पहले दिन हम हम्पी की ऐतिहासिक विरासत देखने जाएंगे। सबसे पहले जो जाएंगे वो होंगे विरूपाक्ष टेम्पल। ये मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वास्तव में इस मंदिर का आरंभ 7वीं ईसा पूर्व हुआ था। आप यहाँ रोज
सुबह और शाम में मंदिर में भजन कीर्तन को देखने जा सकते हैं। विरूपाक्ष मंदिर सूर्योदय से पहले खुल जाता है और सूर्यास्त के बाद बंद होता है। उसके बाद आप जो जाएंगे हम्पी बाजार। दोस्तों हम्पी बाजार विजयनगर साम्राज्य के दिनों में एक विभ्रांत बाजार था। आज भी ये एक बाजार है, लेकिन इसमें कुछ अधिकांश रूप से पर्यटक के लिए ही सामान बिकता है। इस रोजगार बाजार में भी विभिन्न तरह के स्थलीय निर्मित सामान मिलते हैं। यहाँ पर आप वस्त्र, मूर्तियाँ खरीदने जा सकते हैं। यहाँ आपको घूमने में मजा भी आएगा, देखने में मजा आएगा। उसके बाद जो आप जाएंगे कृष्णा टेम्पल। दोस्तों कृष्णदेव राय द्वारा 1513 ईस्वी में बनाया गया कृष्ण टेम्पल भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के आसपास सुंदर स्तंभ है, जिसमें याली नामक एक पौराणिक प्राणी की मूर्तियाँ हैं, जो अक्सर दक्षिण भारत की मंदिरों में चित्रित देखी जाती है। इसके बाद आप जाएंगे लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। दोस्तों लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल में भगवान नरसिम्हा के पत्थर की प्रतिमा है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से इस मंदिर को 1528 ईसा पूर्व में राजा कृष्णदेव राय के काल में बनाया गया था। मंदिर के पास पहले माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी थी, लेकिन 1565 के आरंभ के दौरान माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जिसके बाद आप इसे सिर्फ भगवान नरसिम्हा की प्रतिमा ही देखेंगे वहाँ। इसके बाद जो आप जाएंगे तो रिवर साइड ट्रैक पे घूमने का काम करेंगे, जो कि कंपा गुफा पाथ कहलाता है। ये एक कंपा गुफा पाथ जो 2 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जो हम्पी बाजार से शुरू होता है और प्रसिद्ध विट्ठल टेम्पल के पास खत्म होता है। इस ऐतिहासिक ट्रैक पर आप रोचक चट्टानी भूमि, छुपी हुई गुफाएं और नदी के किनारे के अवशेष देख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ बंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि ट्रैक लगभग 45 मिनट तक का होता है। आपकी गति पर निर्भर करता है और ज्यादा थका देने वाला नहीं है। कुछ यात्री इसे साइकिल से भी चलने का विचार करते हैं और यह रास्ता पतला है और यह चिकनी भी है। कंपा गुफा पाथ हमेशा साफ नहीं होता है। इस यात्रा में बस आपको ये याद रखना है कि यह आपको रास्ते तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे लगभग समतल होता है। तो हम्पी के रिवर साइड ट्रैक पाथ को खोजने के लिए हम्पी बाजार की पूरब दिशा में जाएं और तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे चलते रहें। चलिए दोस्तों रिवर साइड ट्रैक पर चलते चलते आप विट्ठल टेम्पल पहुंचेंगे और स्टोन चैरियट के पास। तो दोस्तों विट्ठल टेम्पल हिंदू भगवान विट्ठल को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के एक रूप है। ये मंदिर विजयनगर के मंदिरों में सबसे अधिक शोभा पात्रों में से एक माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको एक पत्थर से बना रथ दिखेगा। ये भारत के 3 प्रसिद्ध स्टोन चैरियट में से एक है। पहला आपको विट्ठल टेम्पल में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको कोणार्क के ओडिशा में देखने को मिलेगा और तीसरा आपको महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में यहाँ देखने को मिलेगा। विट्ठल टेम्पल के चैरियट में एक गरुड़ की मूर्ति के लिए स्थान बना हुआ है, जो भगवान विष्णु का वाहन है। क्योंकि आप कंपा गुफा पाथ से विट्ठल टेम्पल तक पैदल यात्रा करके आए तो यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके कारण आप काफी थक गए होंगे। तो आप टुक टुक का इस्तेमाल करके सूर्यास्त देखने और हम्पी शहर की तरफ जाने के लिए किराए पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हेमकुटा हिल की तरफ। दोस्तों हेमकुटा हिल से आप सूर्यास्त को देखेंगे। दोस्तों मंदिर और चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हम्पी के आसपास का दृश्य काफी मनमोहक है, इसलिए निश्चित रूप से आप हम्पी में सूर्यास्त देखने यहाँ जरूर जाएं। हेमकुटा हिल हम्पी के बाहरी इलाकों में है। इसकी कोमल और चिकनी चट्टानी ढलानों के कारण इस पे चढ़ना आसान हो जाता है। हम्पी टाउन और हम्पी आइसलैंड से हेमकुटा हिल पैदल दूरी पर है। हेमकुटा हिल को ऊंची चौड़ी पत्थर की दीवारों के साथ मजबूत किया गया था, जिसके खंडर के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले आप हेमकुटा हिल पर जाएं, ताकि आप सूरज को नीचे जाते देखने से पहले खंडरों का पता लगा सकें। बहुत सारे आरामदायक स्थान है यहाँ, जहाँ आप हम्पी के सूर्यास्त को देखने के लिए बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपने होटल में जाके आराम करें। यहाँ आपका डे 1 समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम्पी टूर प्लान का डे 3 का क्या योजना हमारा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ घूमने के लिए हम जो जाएंगे वो आपके थोड़े से दूर के लोकेशन होंगे, जो कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम होगा। दोस्तों कमलापुरा में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एक छोटा लेकिन शानदार संग्रहालय है। यह विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों और कलाकृतियों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। संग्रहालय विजयनगर के पुराने शहरों और खंडरों के भीतर बनाया गया था। उसके बाद आप जो देखने जाएंगे वो आपके एलिफेंट के अस्तबल होंगे। दोस्तों हाथी अस्तबल यह प्राचीन अस्तबल है, जहाँ विजयनगर समाज के शाही हाथियों को रखा जाता था। यहाँ देखने के बाद आप देखेंगे लोटस महल, जो कि लोटस महल एक ऐसे क्षेत्र का एक हिस्सा है जहाँ विजयनगर समाज के शाही परिवार रहते थे। यह एक सुंदर अलंकृत इमारत है, जिसे शाही महिलाओं के लिए एक साथ मिलने जुलने और घूमने के लिए एक स्थान के रूप में डिजाइन किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे रॉयल पैलेस। यह हम्पी के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ आप शाही परिसर के अवशेष देख पाएंगे, जहाँ विजयनगर साम्राज्य के राजा रहते थे। उस समय इन महल में 45 इमारतें हुआ करती थी। इसमें दरबार, हॉल, भूमिगत कक्ष और मंदिर शामिल थे। उसके बाद जो आप देखेंगे वो होंगे क्वीन बाथ। रॉयल पैलेस से बहुत दूर नहीं है रानी का स्थान घर। इंडोर कक्षों और आउटडोर पूल का उपयोग राजा और उनकी पत्नियों के द्वारा स्नान करने के लिए किया जाता था। दोस्तों आपके हम्पी टूर प्लान के दूसरे दिन का अंतिम पड़ाव मतंगा हिल होगा। यह एक ऐसा स्थान है जो हम्पी में सूर्यास्त के सर्वोत्तम दृश्यों के लिए जाना जाता है, क्योंकि हम्पी के उच्चतम बिंदुओं में से एक है यह। लगभग 30 मिनट की चढ़ाई के बाद आप शीर्ष पर पहुंचेंगे, जहां आपको वीरभद्र मंदिर दिखेगा। सर्वोत्तम दृश्यों के लिए मंदिर की छत पर कुछ कदम और जाना होगा। ध्यान रखें कि मतंग हिल के तल पर पहुंचने के लिए हम्पी शहर से लगभग 25 मिनट की पैदल दूरी या फिर 5 मिनट की ड्राइव करनी होती है, इसलिए अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। उसके बाद यहीं आपका डे 2 समाप्त हो जाता है।
इसके बाद जो आप डे 3 में घूमेंगे वो अपने हम्पी के टूर प्लान के तीसरे दिन आप अंजनेय पहाड़ी पर चढ़ना और सनापुर झील में आराम करने के लिए तुंगभद्रा नदी के विपरीत दिशा में जाएंगे। आप इन दोनों स्थानों पर या तो मोटरसाइकिल से या रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। हम्पी से लगभग 30 से 45 मिनट लगते हैं। वैकल्पिक रूप से आप छोटी नौका की सवारी से तुंगभद्रा नदी को पार कर सकते हैं और फिर दूसरी तरफ व्यू पार्क गड्ढे या हैप्पी आइलैंड से अपने दोनों जगहों के लिए रिक्शा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जाते हैं अंजनेय हिल की तरफ। दोस्तों, अंजनेय हिल हम्पी के एक धार्मिक स्थल है जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। अंजनेय हिल अन्य पहाड़ियों की तरह इसमें ढलान बनी नहीं हुआ है, यह सीधी खड़ी पहाड़ी है। शीर्ष तक पहुंचने के लिए आपको 575 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यह एक कठिन चढ़ाई है, इसलिए बहुत सारा पानी साथ जरूर ले लें। रास्ते में आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे क्योंकि अंजनेय हिल से हनुमान जी का जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ आपको बंदर काफी सारे दिखेंगे। एक बार जब आप अंजनेय हिल की 575 सीढ़ियों को चढ़ लेते हैं तो आप शीर्ष पर मंदिर तक पहुंच जाएंगे, जहां से आप तुंगभद्रा नदी को दूर दूर तक फैला देख सकते हैं। शिखर पर हनुमान मंदिर अंजनाद्री पहाड़ी के आकर्षण में से एक है। यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मंदिर को सफेद रंग से सजाया गया है। छत में एक पिरामिड संरचना है जिसके शीर्ष पर एक छोटा सा लाल गुंबद है। एक लाल झंडा हवा में लहराता है जो दूर से आसानी से दिखाई देता है। इस मंदिर में एक चट्टान पर उड़ेकी गई हनुमान की छवि है जो कि काफी अत्यंत मनमोहक है। आप इसे देखेंगे तो अपने मन में जरूर बसाएं। मंदिर के अंदर भगवान राम, माता सीता के लिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। भगवान हनुमान के भक्त पूरे साल मंदिर की ओर खींचे चले जाते हैं, तो आप यहाँ जरूर दर्शन करने जाएं, पूजा अर्चना करें। उसके बाद जो आप जाएं वो आपके सनापुर लेक होंगे। दोस्तों, सनापुर झील एक शांत झील है जो देखने लायक है। यदि आपके पास अपने हम्पी यात्रा के कार्यक्रम के दौरान समय है, यहाँ आप जरूर जाएं। यह हम्पी से तुंगभद्रा नदी के विपरीत दिशा में है। झील वास्तव में एक मानव निर्मित जलाशय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सुंदर नहीं है। हम्पी के खंडहरों घूमने के बाद यहाँ धूप का आनंद ले, मछुआरों और उनके परिकल में घूमने जाएं। तैरने के लिए यह एक बिल्कुल सही जगह है। यहाँ आप क्लिप जंपिंग करने के लिए झील के आसपास कुछ स्थल देख सकते हैं जहाँ से आप क्लिप जंपिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लिप जंपिंग का आप स्पोर्ट जरूर खोजें, उसके बाद ही करें, क्योंकि यहाँ काफी सारे चट्टानी इलाके हैं जहाँ आपको परेशानी हो सकती है। तो अपने चारों तरफ जरूर देखें जहाँ आपके लोग दिखें क्लिप जंपिंग करते हुए, या फिर यहाँ के लोकल लोगों से आप पता कर सकते हैं कहाँ से आप क्लिप जंपिंग कर सकते हैं, उनके द्वारा आपको जरूर बताए जाएंगे। यहाँ आप जरूर जाएं, आपको काफी आनंददायक लगेगा, जहाँ आप बोटिंग भी करेंगे और यहाँ घूमते घूमते आपके शाम हो जाएंगे, तो शाम में थोड़ा देर यहीं रहें। उसके बाद आप अपनी यात्रा को समाप्त कर सकते हैं और अपने शहर की तरफ रवानगी लेने के लिए जिस भी माध्यम से आप आए थे उस माध्यम से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात कर लेते हैं कि हमारा हम्पी ट्रेवल प्लान का बजट क्या होगा इन 3 दिनों का। तो दोस्तों, अगर आप हम्पी ट्रेवल को अकेले कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका 3 दिन और 2 रात में हम्पी का लगभग खर्चा जो होता है वो लगभग आपका 7,000 के आसपास होता है। और यही आप कपल या फिर आप फ्रेंड ग्रुप में जाते हैं तो ये आपके खर्चे कम होकर 5,000 पर पर्सन तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ घूमने के बारे में। तो दोस्तों, मैंने हम्पी में एक शानदार समय बिताया। वास्तव में यह भारत में मेरे सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक बन गया है। जब मैं वहाँ घूम रहा था तो मेरी कुछ पसंदीदा यादें थी, जो कि मोटर बाइक पर सवारी करना, तुंगभद्रा नदी के किनारे ड्राइव करना, मछुआरों के साथ मछली पकड़ना। हमने सनापुर गांव में 2 रातें बिताई, जो कि मैं यहाँ एक फैमिली घर में रुका था, होम स्टे किया था, जो कि काफी आनंददायक रहा। अगर आप वहाँ जाते हैं, होटल में न रुके, वहाँ के फैमिली के घरों में रुके, तो आपको काफी आनंददायक लोकल कल्चर को जानना, वहाँ के लोगों से घुल मिलना, आपको आसपास के रीति रिवाज को जानने में काफी सहूलियत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि कर्नाटक के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यह शहर निश्चित रूप से आप अपनी यात्रा लिस्ट में शामिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार रही तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें आपके फीडबैक मिल सके। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद।